Hello and welcome to Blade Learner. Today we are going to continue our series जिसमें कि हम इस बुक की समरी कर रहे थे और पिछले लेक्चर्स तक हमने ये पढ़ लिया था कि कैसे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में फ़िज़िकल ब्रेकअप होता है मुग़ल एम्पायर का, डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है एंड कैसे बैटल ऑफ करनाल होता है और उसमें मोहम्मद शाह रंगीला की हार होती है और बाकायदा उसको भीख मांगना पड़ता है नादिर शाह के सामने कत्लेआम रोकने के लिए, जो मैसेकर उसने शुरू किया था अवाम के ख़िलाफ़, दिल्ली के अवाम के ख़िलाफ़। तो उसके लिए मोहम्मद शाह रंगीला को कैसे भीख मांगनी पड़ती है। इस सब घटनाओं से एक तो हार हुई वो तो अलग, और जिस कदर का ह्यूमिलिएशन किया गया मोहम्मद शाह रंगीला के साथ, उसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया, ख़ास तौर पे जो नेटिव रूलर्स थे उनको और जो यूरोपियन पावर्स थे उनको भी, कि अब मुग़ल सल्तनत की जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं एंड अब इसमें कुछ भी नहीं रहा। और इसी के बाद से अगर आप देखेंगे तो जो रीजनल पावर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। आप मराठाओं को देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन, अब वो नॉर्थ की तरफ एक्सपेंशन शुरू करेंगे। अब उनको पता लग गया है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। एक तो पहले से उसको बुला के, बालाजी विश्वनाथ को बुला के उन्होंने गलती की, सैयद ब्रदर्स ने, कि मराठाओं को पता लग गया कि मुग़ल सल्तनत कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और रही सही कसर जो थी नादिर शाह ने पूरी कर दी, पूरी दुनिया को दिखा के, पूरी दुनिया के सामने उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर करके मुग़ल सल्तनत की, कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। ना तो फाइनेंशियली ये अब स्मूथ है और ना ही ये मिलिट्रली इतनी सक्षम है अब। तो हम अगली कड़ी में देखेंगे लेटर मुगल्स की कि कौन कौन से शासक आए और उनके शासनकाल का किस तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे प्रभाव पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अहमद शाह बहादुर। ये मोहम्मद शाह के बाद पहले सक्सेसर यही होते हैं और इनके नाम के अलावा ये कहीं से बहादुर नहीं थे। और ये 1748 में बैठते हैं गद्दी पे एंड ही वॉज बॉर्न ऑफ उधम बाई, जो कि एक पब्लिक डांसिंग गर्ल थी। एज़ आई हैव टोल्ड यू कि इसके जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा अय्याश किस्म के आदमी थे, बहुत ही ज़्यादा डिबॉक कैरेक्टर के थे। तो ये उधम बाई, जो कि मुजरे करने वाली औरत थी, उससे पैदा हुए थे। और ये भी अपने पूर्वजों की तरह, वो जो कि लेटर मुगल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेट मुगल्स, उनकी तरह इनकॉम्पिटेंट और वीक एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनकेपेबल थे रूल करने को। तो सत्ता की जो बागडोर थी वो इनकी माता उधम बाई के हाथों में थी। एंड कहा यह जाता है कि वो भी कोई ज़्यादा दिमाग वाली औरत नहीं थी। शी टू वाज द लेडी विथ पुअर इंटेलेक्ट, बट फिर भी अगर बेटा ही हद से ज़्यादा नालायक होगा तो किसी न किसी को तो सत्ता संभालनी पड़ेगी। तो स्टेट वाज बीइंग रूल्ड बाय उधम बाई, और वो एक जावेद खान नाम के हिजरे की मदद से करती थी, जिनसे कहा जाता है कि उनका अफेयर चलता था। स्टेट वाज बीइंग रूल्ड बाय उधम बाई एंड हर यूनक पैरामोर यानी कि लवर, प्रेमी, जावेद खान। और इसके रूल में क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का सक्सेसर था, दुर्रानी ट्राइब का, वो 2 बार अटैक करता है इसके रूल में। और चूँकि पहली बार, इसी लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अहमद शाह अब्दाली की इन्वेज़न कब कब हुई और क्या क्या कारण थे, क्योंकि अहमद शाह बहादुर और आने वाले जो शासक है आलमगीर, तो उसके शासन को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि अहमद शाह अब्दाली ने कब कब हमले किए और किस कारण से हमले किए। तो हम उसको भी देखेंगे साथ साथ। तो तब तक मैं ये आपको बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहला हमला मोहम्मद शाह रंगीला के रेन में ही किया था, मोहम्मद शाह रंगीला के रिज़ाइम में ही किया था, और वो 1748 में किया था। लेकिन वो एक फेलियर था, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। और उसमें जो 10 दिन गवर्नर ऑफ पंजाब थे मोइनुल मुल्क, वो उसको हरा देते हैं 1748 में। लेकिन वो फिर से कम बैक करता है 1749 में, और उस टाइम जिससे वो हारा था 1748 में, उसी को हराता है मोइनुल मुल्क, जो कि पंजाब के गवर्नर रहे होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मुग़ल थ्रोन। तो उसको हराता 1749 में। लेकिन मोइनुल मुल्क समझदारी दिखाते हुए उसको वहीं पर कंटेन कर लेते हैं, उसको आगे नहीं आने देते हैं, उसको वहीं पे मना लेते हैं कि भाई देखो, हम तुमको 14,000 रुपये एनुअली 14,000 रुपये का रेमिटेंस देंगे, और जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो मान जाता है और वो वहीं से बैकआउट कर जाता है, वो वहीं से चला जाता है पर्शिया, तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली फिर से एक बार हमला करता है 1751 में, और ये लड़ाई तकरीबन 1 सालों तक चलती है। और जब ये लड़ाई झेलना मुश्किल हो जाता है मुग़ल एम्पायर के लिए, तो चूँकि मैंने बताया ही कि इसके नाम में ही बस बहादुर लगा हुआ था, बाकी ही वॉज इनकॉम्पिटेंट एंड कॉवर्ड कैरेक्टर। तो वो उसको मनाने के लिए, अपीज़ करने के लिए पंजाब और मुल्तान का क्षेत्र दे देते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता था अलॉन्ग विथ एम्पेरर कि
वैसा खून खराबा फिर से रिपीट हो जैसा नादिर शाह ने किया था, क्योंकि ये वैसा करता, अगर वो दिल्ली तक घुस जाता तो ऐसे ही मात्रा में प्लंडरिंग की जाती, मुग़ल ख़जाना जो भी कुछ बचा था, फाइनेंशियल सिस्टम, उसको बर्बाद कर दिया जाता और भारी मात्रा में स्लेव्स ले जाते ये लोग और भारी मात्रा में मैसेकर भी होता। तो उससे बचाने के लिए हिंदुस्तान को ये कहा जा सकता है कि एक ढंग का निर्णय था, हालांकि ये कार्य निर्णय भी था। तो पंजाब और मुल्तान अहमद शाह बहादुर उसको दे देते हैं 1751-52 में। और ये मैं आपको बताऊं कि 1749 में क्यों हमला किया गया, 1751 में क्यों हमला किया गया, और आगे भी जो हमले हुए अहमद शाह अब्दाली के, वो भी किसी न किसी रीज़न के पीछे थे, वो भी किसी न किसी घटना से इन्फ्लुएंस थे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो अहमद शाह अब्दाली को तभी पंजाब और मुल्तान दे के वापस भेज दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा इलाका था पंजाब, आई मीन टू से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का पंजाब, हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान का भी पंजाब और इंक्लूडिंग मुल्तान। तो ये बहुत बड़ा रीज़न हुआ, ये सब कंसोलिडेट कर दिया गया अफ़गान एम्पायर में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया, कितनी बड़ी उनकी टेरिटोरियल एरिया थी, कितना बड़ा उनका टेरिटोरियल वॉल्यूम था। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये 1752 में हार जाते हैं, अहमद शाह हारते तो नहीं है, एक तरह से आप कहें कि सरेंडर कर दिया इन्होंने, तो वो क्या कहते हैं कि चूँकि हमारी आर्मी बेहद कमज़ोर हो चुकी है, और तब तक मैंने आपको बताया कि जब बैटल ऑफ करनाल होता है तब तक ये मराठा लोग उसके बाद से बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा मुग़ल सल्तनत में। और वो जो बाजीराव फर्स्ट होते हैं, बाजीराव वल्लार, जिन पे की मूवी बनी है, वो भी बताते हैं कि मुग़ल एम्पायर का जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो जड़ पे अगर हम तलवार चलाएंगे तो पूरा पेड़ खुद ही ढह जाएगा। और उन्होंने हिंदू पदशाही का आह्वान भी किया था, यानी कि सिंधु से लेके कृष्णा तक हिंदवी स्वराज की स्थापना की जाए। तो इसी के इन्फ्लुएंस में पूरी मराठा आर्मी एक्सपेडिशन कर रही थी। तो 1752 में एक ट्रीटी साइन करते हैं मराठाओं के साथ ये मुगल्स, कि तुम अब क्या करो, अब कोई भी फॉरेन पावर आएगी तो तुम हमको डिफेंड करना। यानी कि इन 1752 अ ट्रीटी वाज साइंड विथ मराठास, मेकिंग देम द ऑफिशियल डिफेंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन द केस ऑफ एनी फॉरेन इन्वेजन। अब हमारी आर्मी तो चूँकि कमज़ोर है, हम मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हम क्या करते हैं, मराठाओं के साथ संधि कर लेते हैं, ताकि अगली बार कोई भी अफ़गानी या कोई भी पर्शियन रूलर आके अगर इन्वेड करेगा तो दे विल हेल्प अस। और ये ट्रीटी मराठाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई, उनको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्राप्त हुए, जो कि उनकी नीड थी। वो कॉन्कर किए जा रहे थे, लेकिन उनको फाइनेंशियल आउटकम कुछ खास मिल नहीं रहा था, लेकिन ये ट्रीटी से उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली फाइनेंशियली। तो ये ट्रीटी उनके लिए एक, आप कह सकते हैं कि माइलस्टोन साबित हुई। तो उसके बाद क्या होता है, 1752 में ही एक और घटना भी घट जाती है, और ये अगर आप कहें तो अहमद शाह के शासनकाल में ये सबसे इम्पोर्टेंट घटनाओं में से एक है कि इमादुल मुल्क, जो कि निज़ाम के ग्रैंडसन होते हैं, इनका पूरा नाम होता है गाज़ीउद्दीन खान फ़िरोज़ जंग थर्ड, और इन्होंने उपाधि ली इमादुल मुल्क की। तो इनको जो है मीर बख्शी बनाया जाता है अहमद शाह के द्वारा, और इसको रिकमेंड करते हैं, इसकी पोस्ट को, इसकी दावेदारी को रिकमेंड कौन करते हैं, सफदर जंग, जो कि वज़ीर होते हैं उस समय अवध के। और ये जो सफदर जंग है ये सादत खान के सन इन लॉ है, सादत खान यानी कि जिसने अवध प्रोविंस की स्थापना करी थी। तो सादत खान के सन इन लॉ, जो कि उस समय वज़ीर होते हैं अहमद शाह बहादुर के, वो रिकमेंड करते हैं कि निज़ाम के पोते को, निज़ाम के ग्रैंडसन को आप मीर बख्शी बनाए, ये बहुत ही कैपेबल आदमी है। और ट्रूली वो कैपेबल था भी। और उसके बाद ही एक तरह से किंग मेकर के रूप में उभरता है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल कि एम्पायर को डर लगने लग जाता है, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह हमें इमादुल मुल्क से छुटकारा मिल जाए। इसीलिए वो अलग अलग कॉन्स्पिरेसी भी रचते हैं, लेकिन इमादुल मुल्क उनसे एक कदम ज़्यादा ही तेज़ था। वो क्या करता है, मराठा लीडर सदाशिवराव भाऊ, और ये सदाशिवराव भाऊ कौन है, वो जो बाजीराव भल्लाड़ होते हैं, जिन पे मूवी बनी है बाजीराव मस्तानी, उनके भतीजे हैं ये। तो उनके साथ अलाइंस करके वो एम्पायर को ब्लाइंड कर देते हैं और उसको डिपोज कर देते हैं, डिथ्रोन कर देते हैं, हटा देते हैं, अंधा करके उसको हटा देते हैं। और बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है 1775 के आसपास नेचुरल काउजेज से। उसके बाद उसको जब हटाते हैं तो उसके बाद फिर उसको कैद कर लेते हैं, इम्प्रिजन कर लेते हैं, और उसके बाद वो अपना आदमी एक पपेट को बिठाते हैं, आलमगीर सेकंड नाम का, जो कि जहंदर शाह का लड़का होता है। और चूँकि इमादुल मुल्क तब तक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, तो वो अब वज़ीर बन जाते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा रुतबा हो जाता है मुग़ल कोर्ट में। और आगे आप देखेंगे कि इमादुल मुल्क ने नए नए शासक और भी बनाए, और कैसे कैसे आप देखेंगे कि जो
बैटल ऑफ पानीपत होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। वो उसके पीछे भी, उसके काउज़ के पीछे भी एक इमादुल मुल्क का भी हाथ है। तो आलमगीर सेकंड को बिठाया जाता है और ये आलमगीर सेकंड है। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आलमगीर फर्स्ट कौन थे? आलमगीर फर्स्ट कहा गया था, आलमगीर फर्स्ट की उपाधि दी थी औरंगज़ेब ने। आलमगीर मीन्स, आलमगीर इज़ अ पर्शियन वर्ड और उसका मतलब होता है द वन हु हैज़ कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। जैसे कि जहांगीर का मतलब होता है जिसने कि दुनिया पे, पूरे जहान पे अपना परचम लहराया हो, वैसा ही आलमगीर का भी मतलब होता है। तो आलमगीर का पूरा नाम अजीज़ुद्दीन था और वो जहंदर शाह का लड़का था और इसको बिठाते हैं गद्दी पे इमादुल मुल्क एज ए रबर स्टैम्प, कुछ भी नहीं, बस साइन वाइन कराएंगे और सब कुछ जो भी रिस्ट्रिक्शन जैसे कि सैयद ब्रदर्स लगाए हुए थे वैसा ही इमादुल मुल्क भी इम्पोज़ करते हैं। तुम किसी से मिल नहीं सकते हमारे इजाज़त के बगैर, तुम कहीं जा नहीं सकते हमारी इजाज़त के बगैर। और ये चूँकि ये ग्रेटिट्यूड के नीचे दबा भी हुआ था तो ये कुछ करता भी नहीं था। और ये एज आई हैव टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ द लेटर मुगल्स, अगर आप सिर्फ एक को छोड़ दे, वो हल्का फुल्का कलेजे वाला था, बहादुर शाह ज़फ़र नहीं, बहादुर शाह फर्स्ट। तो बाकी जितने भी थे वो सारे के सारे कॉवर्ड थे, इंतहाई दर्जे के नालायक थे। तो ये भी उन्हीं में से एक था। और इसके शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है उसका कि भारतीय इतिहास पे, आधुनिक भारतीय इतिहास पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो होता क्या है, सबसे पहले तो ये जहंदर शाह के लड़के होते हैं एंड इनको बिठाते कौन है गद्दी पे? इमादुल मुल्क। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना होती है, अगर ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से देखें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ब्रिटिश सुप्रीमेसी जब हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, तो हम देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी का कितना बड़ा रोल था ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म में। इंडिया में जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म की शुरुआत हुई वो आप कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी से ही हुई। और बैटल ऑफ प्लासी इन्हीं के शासनकाल में लड़ी जाती है। 1754 में इनको बिठाया जाता है गद्दी पे और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार होती है और बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा हो जाता है और मीर जाफ़र को ये लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, नवाब बनाते हैं अपने नुमाइंदे के तौर पे। देन इसके शासनकाल में भी अहमद शाह अब्दाली फिर से अटैक करता है और फिर क्यों अटैक करता है मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा जब हम अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे और अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अहमद शाह अब्दाली 1756-57 में फिर से अटैक करता है और इस टाइम सबसे फैटल ब्लो देता है मुगल एम्पायर को, जितना कि इसने बाकी अटैक्स में नहीं दिया था। सबसे ज़्यादा डिवेस्टेट इसी अटैक में वो करता, सबसे ज़्यादा लूटपाट, सबसे ज़्यादा प्लेंडरिंग इसी इन्वेजन में की जाती है। ये कहा जाता है कि मथुरा तक पहुँच गया था लूट करते करते। मथुरा आप समझ सकते हैं दिल्ली से कितना दूर है। तो वो आया है कांधार से, अफ़गानिस्तान से, वहाँ से वो मथुरा तक पहुँच गया लूटपाट करते करते। और बाद में बहुत भारी मात्रा में लूटपाट करते हुए जब वापस जाने लगा तब उसने इमादुल मुल्क को वज़ीर के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया और ये भी हम देखेंगे आगे। और आलमगीर को उसने एम्पायर के भी रूप में रिकॉग्नाइज़ किया। और जो एक इसके साथी होते हैं, हम देखेंगे आगे कि कैसे एक मुग़ल कोर्ट की जो नोबल्स होते हैं, अफ़गानी नोबल, नजीबुद्दौला, रोहिला ट्राइब के चीफ होते हैं, वो इसका साथ देते हैं अहमद शाह अब्दाली का। तो वो इसको मीर बख्शी के रूप में मुग़ल कोर्ट में अपॉइंट कर देता है और तब तक, जब तक कि मराठास आके इनको हटाते नहीं है, इनके नुमाइंदों को, इनके लोगों को, अफ़गानी आर्मी को, तब तक ये जो मुग़ल एम्पायर था वो अंडर द सबमिशन ऑफ अहमद शाह अब्दाली के ही फंक्शन कर रहा था। तो ये करीब 1-2 साल के लिए होता है। तो ये हम देखेंगे। और 1759 में आप देखेंगे फिर से कि इमादुल मुल्क जो होते हैं वो इसका मर्डर कर देते हैं आलमगीर का और उसके बाद फिर से दूसरे पपेट रूलर शाहजहाँ थर्ड को बिठाते हैं। तो देर न करते हुए हम अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर आके हम बारी बारी से इनके प्रभाव के बारे में भी देखेंगे कि इसके किसी के जैसे अहमद शाह के शासनकाल में क्या हुआ था और उस समय क्या प्रभाव पड़ा, आलमगीर के शासनकाल में जो अटैक हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बारे में देखते हैं अगले स्लाइड में। ये है आपके सामने तस्वीर अहमद शाह अब्दाली की। दुर्रानी ट्राइब का था ये और ये सक्सेसर था नादिर शाह की। जब हत्या कर दी जाती है तो इसके बाद परछाई गद्दी पे यही बैठता है और ये भी बहुत बड़ा एक्सपेंशनिस्ट था। आपने मूवी भी देखी होगी पानीपत नाम से। तो अब्दाली इन्वेडेड फर्स्ट इन 1748 में सबसे पहले इन्वेड करता है। लेकिन उस समय से तब के जो गवर्नर ऑफ पंजाब रहे होते हैं मुग़ल एम्पायर के द्वारा नियुक्त किए गए मोइनुल मुल्क, वो इसको हरा देते हैं और ये तब नाकामयाब होता है। पहले जो अटैक थी इसकी, पहला जो हमला था वो नाकामयाब हो जाता है, उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं मोइनुल मुल्क। ये भी बहुत केपेबल वॉर जनरल होते हैं। लेकिन 1749 में क्या होता है, ये फिर से अटैक करता है और इस समय
मोइनुल मुल्क को हराता है, जो कि गवर्नर जिनसे पिछले 1 साल हारा था पिछले साल, उसी मोइनुल मुल्क को इस साल हराता है। और मोइनुल मुल्क उसको मनाते हैं कि भाई तुम ये उसको कंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये दिल्ली तक पहुंच गया तो नादिर शाह के जैसे ही प्लंडर करेगा, उसी के जैसे जेनोसाइड करेगा और भारी मात्रा में मुग़ल एम्पायर को नुकसान पहुंचेगा। तो इसको वो कंटेन करने की कोशिश करते हैं इस शर्त पे कि हम तुमको 14,000 का सालाना रेमिटेंस देंगे और तुम वापस हो जाओ। और 14,000 उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी, तो ये अहमद शाह अब्दाली मान भी जाता है एनुअल रेमिटेंस के एवज़ पे 14,000 के। और फिर जब 1752 में अब्दाली को ये रेमिटेंस मिलना बंद हो जाता है, यानी कि इरेगुलर रेमिटेंस मिलने की वजह से अब्दाली 1752 में फिर से अटैक करता है। यहाँ आप देखेंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था अहमद शाह के रेन के समय, अहमद शाह के रिज़ाइम के समय, तो यही 1751-52 में जो आप देख रहे हैं, तो ये उस समय जो अटैक होता है अहमद शाह अब्दाली का, और जिसमें कि लास्ट में थक हार के अहमद शाह को पंजाब और मुल्तान इसको सरेंडर करना पड़ता है। वो इसीलिए करा जाता है क्योंकि उसको वो जो रेमिटेंस का वादा किया था मोइनुल मुल्क ने, वो इसको मिलना बंद हो गया था, वो इसको इरेगुलरली मिलने लगा था। इससे नाखुश होकर ये फिर से 1751 में अटैक लॉन्च करता है और इस बार इसको बड़ा एरिया हाथ लगता है पंजाब और मुल्तान का, जो कि थक हार के बाद में अहमद शाह को देना पड़ता है, क्योंकि वो बेचारे बहुत डरे हुए थे नादिर शाह का उत्पात देख के। नाउ अब क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली अब 1753 में एक और चीज़ की जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि इमादुल मुल्क जैसे ही मीर बख्शी बनाए जाते हैं अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सफदरजंग, तो वो अपना ओहदा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, अपने पावर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश में लग जाते हैं विद इन द मुग़ल कोर्ट, और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन जाते हैं मुग़ल कोर्ट में, उनका रुतबा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो वो 1753 में जब मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपना आदमी अदीना बेग उसको गवर्नर बना देते हैं पंजाब का, जो कि इल्लीगल था, क्योंकि जब ये पंजाब और मुल्तान ये क्षेत्र जब अहमद शाह अब्दाली को दिए गए तो वो उसके सबमिशन के अंदर आए, उसके टेरिटरी में आए, तो इस पे तो आपका कोई इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए। लेकिन इमादुल मुल्क चूँकि अपने आप को फन्ने खा समझने लग गए थे, तो उन्होंने मोइनुल मुल्क की जब मृत्यु हो जाती है तो अदीना बेग को मुग़ल एम्पायर के बिहाफ पे वहाँ का गवर्नर नियुक्त करते हैं। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एंग्री करती है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इंसल्ट के रूप में ये अब्दाली लेता है अपने ऊपर, और 1756 में फिर से अटैक लॉन्च करता है। और इस समय कहा जाता है, और तब तक आप देखेंगे कि 1752 में ट्रीटी भी हो चुकी है मराठाओं के साथ, यानी कि अब कोई अगर फॉरेन पावर इन्वेड करेगी तो मराठा वुड हेल्प द मुगल्स, मराठा मुगलों की मदद करेंगे, अकॉर्डिंगली यही होगा। लेकिन होता क्या है, 1756 में जब अब्दाली अटैक लॉन्च करता है तो बहुत हद तक ये जो अफ़गान आर्मी है वो हार जाती है। मराठाओं की आर्मी और इमादुल मुल्क की आर्मी, इन दोनों की आर्मी, और एक नजीब उद दौला भी होते हैं जो कि अफ़गानी ट्राइब के, अफ़गानी ग्रुप के, जो कि मैंने बताया कि मुग़ल आर्मी में बहुत सारे ग्रुप के नोबल्स होते थे, तो अफ़गानी ग्रुप के एक की पर्सन थे नजीब उद दौला। तो इन सब की आर्मी मिलके भारी पड़ती है अहमद शाह अब्दाली की आर्मी पे। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि नजीब उद दौला एक सीक्रेट अटैक लॉन्च कर देते हैं मुग़ल आर्मी पे, जो कि विच कम्प्राइज्ड ऑफ इमादुल मुल्क की आर्मी एंड मराठाओं की आर्मी। तो ये सीक्रेट अटैक जब अपने ही लोग करेंगे तो बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, और इसीलिए इनकी हार भी होती है मुग़लों की, मुग़ल आर्मी की, जिसमें कि मराठास और इमादुल मुल्क की आर्मी दोनों ही शामिल थे। तो नजीब उद दौला गद्दारी कर लेते हैं और अफ़गानों के साथ मिल जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल जाते हैं, और इस चलते क्या होता है, उस समय भारी मात्रा में प्लंडरिंग होता है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली अब इनकी मदद से दिल्ली तक घुस जाता है, और बाद में आप देखेंगे कि ये मथुरा तक प्लंडरिंग करता है, यानी कि इतने बड़े क्षेत्र तक तो नादिर शाह भी अंदर नहीं आता जितने तक ये जाता है। तो मथुरा तक प्लंडरिंग करता, जो भी ले जा सकता था वो ये लेके जाता, और वापस जाने से पहले वो आलमगीर सेकंड को, जो कि तब तक रूलर बन चुके थे, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करता है एज ए रूलर, एंड नजीब उद दौला को वो मीर बख्शी बनाता है, चूँकि नजीब उद दौला ने तो उसका साथ दिया था, नहीं तो अफ़गान आर्मी तो लगभग हार ही गई थी।
क्योंकि उसने सीक्रेट अटैक लॉन्च करे थे नेटिव मुग़ल आर्मी पे, जिसमें कि मराठास शामिल थे, इमादुल मुल्क की आर्मी शामिल थी और बाकी जो बचे खुचे मुग़ल आर्मी थे, मुग़ल की अपनी आर्मी, तो वो शामिल थी। और इमादुल मुल्क को वो वज़ीर के रूप में रहने देता। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके मरने के बाद, मोहम्मद अहमद शाह के मरने के बाद क्या होता है, जब आलमगीर को बिठाते हैं ये गद्दी पे, तो इमादुल मुल्क क्या हो जाता है, तब वो वज़ीर बन जाते हैं इमादुल मुल्क। पहले मीर बख्शी रहे होते हैं अहमद शाह के रिजाइम में, लेकिन जैसे ही उसको डिपोज़ करते हैं, उसके बाद ये वज़ीर बन जाते हैं सफदरजंग को हटा के। नाउ अब क्या होता है, और एक और चीज़ ये करता है, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अपने बेटे को एज ए वाइसराय नियुक्त करता है और अपने नाम पे गवर्नर ऑफ पंजाब नियुक्त करता है अपने लड़के तिमूर शाह दुर्रानी को। और कहीं कहीं आप देखें कि अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी लिखा जाता है, क्योंकि वो दुरानी ट्राइब का था। तो आप अहमद शाह अब्दाली कहें या अहमद शाह दुर्रानी, बात एक ही है। तो वो नजीबुद्दौला को तो मीर बख्शी बनाता ही है, वो भी उसी का आदमी है लगभग समझो। और उसके साथ कुछ अफ़गान आर्मी भी दिल्ली में मौजूद होती है, और अपने लड़के को भी वो गवर्नर ऑफ पंजाब बनाता है टू सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट। He also appointed his son तिमूर शाह दुर्रानी as the governor of Punjab to safeguard his interests। एंड तिमूर शाह दुर्रानी की शादी उसकी बेटी आलमगीर की बेटी से करवाता है। जैसा कि आप नादिर शाह के टाइम में देखेंगे, तो जब वो आया था तो मोहम्मद शाह की बेटी को लेके गया था उसको अपनी बेटी से शादी करवाने के लिए। मोहम्मद शाह रंगीला की लड़की को लेके जाता है। तो ऐसे ही ये मैरिज अलायंस करता है मुग़लों के साथ। एक्चुअली ये अलायंस नहीं था, ये सबमिशन था, मुग़ल उसके सबमिशन में आ गए थे तब तक। और ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी करता, भारी मात्रा में अफ़गान आर्मी वहाँ दिल्ली में हमेशा मौजूद होती है, ताकि किसी भी प्रकार का रेबिलियन हो तो उसको क्रश किया जा सके। इसीलिए अब आनन फान में कुछ हुआ नहीं था। मराठास जो भी आर्मी थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी इनके बिट्रायल की वजह से, नजीबुद्दौला के बिट्रायल की वजह से, क्योंकि ये बगावत कर देते हैं। अब सीक्रेट अटैक लॉन्च कर देते हैं रात में अपने ही कैंप में, तो इससे तो भारी मात्रा में नुकसान तो होगा ना। तो अब इमादुल मुल्क, जो कि मैंने पहले बताया था कि बहुत ही केपेबल आदमी था, और इसने बहुत जगह पे आप देखें तो बचाए भी अपने रूलर को और मुल्क को प्लंडरिंग से। तो इमादुल मुल्क अब चिट्ठी लिखते हैं, उस समय के जो पेशवा होते हैं बालाजी बाजीराव, उनको चिट्ठी लिखते हैं कि अब आप ही आके बचाएं। तो वो अपने भाई रघुनाथ राव को भेजते हैं, छोटे भाई रघुनाथ राव को भेजते हैं। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ रघुनाथ राव, और एक मालवा के सरदार होते हैं, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर, और वो ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होते हैं, उनको नॉर्थ में एक्सपेडिशन का बहुत ही ज़्यादा अनुभव रहा होता है। तो इनको साथ लेके रघुनाथ राव दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पे अटैक करते हैं, और फिर वहाँ जो अफ़गान आर्मी रह रही होती है, जो कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा वहाँ बिठाई गई थी, उसको एक्सपेल करते हैं, उसको डिफीट करते हैं और नजीबुद्दौला को हटाते हैं। एक्सपेल्ड नजीबुद्दौला। रघुनाथ राव ऑन द इन्विटेशन ऑफ इमादुल मुल्क अटैक्ड दिल्ली पे अटैक करते हैं माधवराव होलकर के साथ, जो कि मालवा के थे, मध्य प्रदेश के थे। और इनको माधवराव होलकर को, ये क्षत्रिय थे और ये रघुनाथ राव पेशवा थे, तो ये ब्राह्मण समाज से थे। तो माधवराव होलकर को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था नॉर्थ में एक्सपेडिशन का, और ये बहुत ही काबिल वॉर जनरल भी थे। तो इनको साथ लेके जाते हैं और वहाँ अफ़गान आर्मी जो रह रही होती है उसको डिफीट करते हैं, उसको हराते हैं, और देन दे एक्सपेल्ड नजीबुद्दौला, उसको भगा देते हैं। और इसके बाद वो क्या करते हैं, इसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ कूच करते हैं। वहाँ फिर इमादुल मुल्क की आर्मी ज्वाइन करती है, जो भी बची हुई होती है, और फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते जाते आप देखेंगे कि सिख्स भी उनको ज्वाइन करते हैं। आप देखेंगे जस्सी सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में सिख आर्मी भी इनको ज्वाइन करती है, और इसके साथ मिलकर ये पंजाब से इसको खदेड़ देते हैं तिमूर शाह दुरानी को, जो कि उस समय वहाँ का गवर्नर रह रहा होता, और वहाँ भी जो अफ़गान आर्मी होती है उसको भी हराते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सिक्स मराठा कॉन्कर्ड पंजाब एंड डिपोज्ड तिमूर शाह दुरानी, अपॉइंटिंग अदीना बेग एज द गवर्नर ऑफ पंजाब ऑन द बिहाफ ऑफ पेशवा बालाजी बाजीराव। तो अदीना बेग को फिर से गद्दी पर बिठाया जाता है, और इस बार उसको ऑन द बिहाफ ऑफ पेशवा बालाजी बाजीराव के बिहाफ पे बिठाया जाता है, उसके नाम पे बिठाया जाता है, उनके सबमिशन में बिठाया जाता है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि इन दिस वे मराठा एम्पायर had achieved its territorial zenith from Attock to Cuttack। अच्छा, अब जब मैं मराठाओं की हिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा अगले चैप्टर में, जब आप देखेंगे कि राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स में कैसे मराठास लोग डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, तो इसी समय 1752-53 के समय एक मराठा सरदार होते हैं रघुजी भोसले, वो अलीवर्दी खान के साथ लड़ाई करते हैं और वहाँ उड़ीसा भी कैप्चर कर लेते हैं। और अटक जो होता है वो मुल्तान का एक इलाका होता है। तो ये मराठा एम्पायर अटक से कटक तक फैल जाती है। ये बहुत ही बड़ा इलाका है, आप समझ सकते हैं कि मुल्तान जो आज का पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, तो वहाँ से आप उड़ीसा तक
अंडर द पेशवाई के अंडर आता था ये सारे क्षेत्र। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भूभाग पे, कितने बड़े भूभाग पे उस समय पेशवा लोग, मराठास लोग रूल कर रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मराठाओं के लिए। नाउ इन दिस वे मराठा एम्पायर अचीव्ड इट्स टेरिटोरियल जेनिथ फ्रॉम एटॉक टू कटक। एंड इसके बाद क्या होता है, जब अब्दाली को ये सब पता चलता है कि नजीब उद्दौला को हटा दिया गया, अफ़गान आर्मी हरा दी गई वहाँ मराठाओं के द्वारा, और हमारे लड़के को गवर्नर जो बनाए थे पंजाब में, उसको वहाँ पे हटा के, उसको वहाँ पे हरा के, उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। तो वो अब रिवेंज लेने की कोशिश करता है और अब्दाली रिटर्न टू अवेंज मराठास इन 1759 में वो वापस आता है। और फिर जो चीज़ होती है वो इतिहास लिखी गई है, उसके बारे में इतिहास में एक पन्ना लिखा गया है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो वो हम अगले लेक्चर में इत्मीनान से पढ़ेंगे। वो बड़ा अच्छा टॉपिक है और वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं सोचता हूँ कि अब के जो आगे के लेक्चर्स होंगे वो थोड़े से कम ही टाइम के, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा के लेक्चर थोड़े से ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं और थोड़ा सा टाइम भी लगता है डिटेन करने में सब कुछ। तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इसीलिए इसी रीज़न की वजह से कि उसके लड़के को हटा देते हैं वहाँ गवर्नर पंजाब से, और नजीब उद्दौला को इधर हटा देते हैं, अफ़गान आर्मी को हरा देते हैं ये लोग। तो इसीलिए अब ये एवेंज के लिए अब्दाली वापस आता है और इनसे लड़ाई होती है। 2 सालों तक लड़ाई चलती है। 1759 में आता है, 1759 में आता है और 1761 में आउटकम निकलता है। 2 सालों तक लड़ाई लड़ती है और आप कह सकते हैं कि अकेले मराठास लड़े थे, क्योंकि इनकी अकड़ की वजह से कोई भी इनसे इनके साथ नहीं आया था लड़ने। वो भी हम देखेंगे जब हम बैटल ऑफ पानीपत पढ़ेंगे। तो मराठास अकेले लड़ते हैं और 2 सालों तक लड़ाई चलती है और लास्ट में मराठास हार जाते हैं। सो इस तरह से हमने देखा कि कैसे बैटल ऑफ करनाल के बाद क्या क्या उसके रिपरकशंस हुए, और अहमद शाह बहादुर के रिजाइम में कैसे पंजाब और मुल्तान दे दिया गया अहमद शाह अब्दाली को एज ए अपीजमेंट। फिर आलमगीर सेकेंड के टाइम में कैसे इमादुल मुल्क बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन के उभरते हैं, और देन आफ्टर कैसे मराठास की टेरिटरी कैसे एक्सपेंड होती है फ्रॉम मुल्तान टू उड़ीसा, फ्रॉम एटॉक टू कटक। तो ये भी हमने देखा, और ये भी देखा कि नजीब उद्दौला कैसे बिट्रे करते हैं, वो कैसे धोखा देते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। हैप्पी लर्निंग, enjoy the learning because a happy learning is essential for growth के लिए हमेशा सीखना ज़रूरी है, हमेशा लर्न करते रहना ज़रूरी है। सो हैव अ गुड डे एंड डू सब्सक्राइब ब्लेड लर्नर for latest update. Thank you.